आज और कल हम कंटिन्यू फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो है, नहीं, आज सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, कल से मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे बाबू, किसके बारे में? बैलेंस फोर्स के बारे में एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, ये हम लोग कल डिस्कस किए, यानी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर दो अपोजिट फोर्स एक बॉडी पर लग रहा है और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स। और जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है और उसका रिजल्टेंट 0 से ज्यादा हो जा रहा है या 0 से कम हो रहा है, यानी 0 नहीं हो रहा है, तो उसको अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाना चाहते हैं, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो आपको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होगी, बैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं होगी। अगर बैलेंस फोर्स की जरूरत होगी तो वो रेस्ट से मोशन में नहीं हो सकता है। तो यानी कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? अनबैलेंस फोर्स की वजह से आ रहा है। ये यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बताए थे कि बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? रस्साकसी का खेल है और एक पार्टी इधर से खींच रहा है रस्सी को, एक पार्टी उधर से रस्सी को खींच रहा है और रस्सी इधर से उधर नहीं, यानी दोनों टीम इधर से उधर नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों टीम द्वारा लगाया गया फोर्स वो क्या है? इसको क्या है? बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ कि हम एक स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस स्टोन पर दो फोर्स लग रहा होता है। हम जो स्टोन को ऊपर फेंकते हैं उस पर दो फोर्स लग रहा होता है, एक तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा उस पर, और दूसरा उसको नीचे की ओर खींच रही है अर्थ, उस पर वो फोर्स लगा है। तो हमारा फोर्स जो है, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स अर्थ के फोर्स से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर चला गया, तो उस फोर्स को क्या कहा जाएगा? अनबैलेंस फोर्स कहा जाएगा। अब गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में बाबू? रुक जाओ। क्या? अच्छा रुक जाओ। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन के बारे में। और गैलीलियो ने किस पर ऑब्जर्वेशन किया? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन किया है गैलीलियो ने, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैलीलियो ने मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में क्या डिस्कशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो उसने क्या किया कि एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, राइट साइड में एक इंक्लाइंड प्लेन डाला जो फ्रिक्शनलेस है, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन जो है वो किधर डाला है? इधर डाला। ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है बाबू? आपका इंक्लाइंड प्लेन है। तो उस पर उन्होंने देखा क्या कि अगर हम यहाँ पर से किसी मार्बल यानी गोली को यहाँ से गिराते हैं तो ये जो है यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आता है और फिर ये अगेंस्ट जाता है, अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ तक मूव कर जाता है, यहाँ तक आकर के चला गया। यानी अगर इसका थीटा अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जितना होगा उतना ही इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। फिर उसने क्या किया? तो एक तो में यानी राइट साइड में ये क्या इंक्लाइन प्लेन से इस मार्बल को गिराया, तो जितना ये इंक्लाइन प्लेन पे ये नीचे की ओर क्या है, ये गिरा, फिर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ तक गया, तो इसका एच जितना होगा, इसका ये हाइट जितना होगा, ये बॉल भी उसी हाइट तक जाएगा, इसका हाइट भी उतना ही होगा, एच की होगा। फिर उसने क्या किया? इंक्लाइन प्लेन का थीटा थोड़ा कम कर दिया। अब इंक्लाइन प्लेन ऐसा कर दिया बाबू,
थीटा कम हो गया, यानी थीटा 1 इसको मान लेते, थीटा डैश मान लेते हैं। तो यानी ये थीटा जो है, ये थीटा 1 जो है थीटा से कम है। फिर उसने मार्बल को इस तरह से गिराया और उसने देखा क्या कि ये यहाँ तक पहुंचता है। तो ये जो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये फिर यहाँ से गया अगेंस्ट द ग्रेविटी के यहाँ तक गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम थीटा को चेंज करें, मगर ये मार्बल जो है जिस हाइट से गिरा था वही हाइट को वो गेन कर लिया, वही हाइट को गेन कर लिया। उसी तरह उसने एक और एग्जाम्पल लेकर के एक और किया, फिर थीटा इसको 2 मान लिया, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। फिर उसने मार्बल को यहाँ पे गिराया, फिर वो मार्बल यहाँ तक पहुंच जाता है। तो उससे ये पता चला कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। तो देख लो, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक पहुंचा, फिर हाइट इतने पहुंच गया, फिर यहाँ से चला, फिर यहीं पर इसी हाइट पे पहुंच गया, फिर यहाँ से चला, फिर यही इसी हाइट पर पहुंच गया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, लास्ट में एक प्लेन ऐसे तैयार कर लिया। फिर ये बॉल यहाँ से चलना तो क्या, ये बॉल यहाँ तक चलता रहा, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। ये बॉल यहाँ से चलते हुए लुढ़कता हुआ इंफिनिटी तक चलता रहेगा जब तक ये हाइट वो पा नहीं ले, ये हाइट वो पा नहीं लेगा तब तक चलता रहेगा। इससे ये क्लियर हो गया कि गैलीलियो ने ये क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इट रिमेन बी कंटिन्यू, वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे देख लो, गैलीलियो ने देखा ये हाइट से इसको गिरा गया, फिर ये इस पर यहाँ तक पहुंच गया, फिर इसका थीटा कम कर दिया तब भी वही हाइट पहुंचा, फिर उसका थीटा कम कर दिया फिर भी वही हाइट पहुंचा। मगर डिस्टेंस तो ज्यादा तय कर रहा होगा, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ज्यादा कर करके भी वो कहाँ तक पहुंच रहा है, अपना हाइट h तक पहुंच जा रहा है। उसी तरह उसने फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जाना शुरू किया, तो देखा क्या कि ये तब तक चलता रहा जब तक कि ये हाइट को गेन नहीं करेगा। तो इससे ये पता चला, गैलीलियो ने कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, इफ एनी ऑब्जेक्ट are in fixed speed, it remains be continue, it will be continue if any external force is not applied। तो कंक्लूजन क्या निकला, गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसी को लेकर के न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया, देयर आर 3 लॉ ऑफ देयर आर न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन ने, यानी इस गैलीलियो को ऑब्जर्वेशन को देखकर उसके बाद गैलीलियो के बाद न्यूटन साहब ने पहला लॉ दिया जिसको हम क्या जानते, किसमें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्वेशन करके देखा कि अगर कोई भी बॉडी फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है, ठीक है, इट विल बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा जब तक के एनी एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाइड नहीं किया जाए। तो इसी को देखते हुए न्यूटन साहब ने मोशन
का फर्स्ट लॉ दिया, न्यूटन साहब ने मोशन का फर्स्ट लॉ दिया। क्या दिया कि इफ एन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन और रेस्ट, unless it will be in same position. न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला कि अब इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में है, अनलेस इट विल बी इन सेम पोजीशन, वो हमेशा उसी पोजीशन में रहेगा, या अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक के एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक के ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे वो उसी पोजीशन में रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। तो ज्ञानी बाबू आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इसको कंक्लूड कर करके बता रहे हैं कि गैलीलियो ने क्या बताया। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ गैलीलियो ने ये बताने की कोशिश की कि उसने इंक्लाइंड प्लेन से एक मार्बल को गिराया, वो मार्बल जो है यहाँ राइट साइड के इंक्लाइंड पर वो तब तक चलता रहा है जब तक कि जिस हाइट से इसको गिराएगा उसी हाइट तक वो पा नहीं लिया। फिर उसने क्या, ठीक है अगर यहाँ पर इस दोनों का एंगल सेम है इसीलिए ये यहाँ तक पहुंचा, अगर हम इसका थीटा कम कर देते हैं यानी ऐसे कर देते हैं तब भी ये मार्बल यहाँ पर आके पहुंचा, यानी डिस्टेंस इसके बनिस्बत डिस्टेंस ये ज्यादा कवर कर रहा है, डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा कवर कर रहा है मगर हाइट उतना ही पड़ा। फिर उसने और भी छोटा एंगल कर लिया, फिर भी देखा कि मार्बल यहीं तक पहुंच रहा है, इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई भी बॉडी डिफिनिट स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये गैलीलियो साहब ने किया। उसके बाद न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन साहब ने ये बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन और रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है, इट विल बी कंटिन्यू, ये जो है उसी पोजीशन में रहेगा, अनलेस इट विल बी कंटिन्यू, यानी उसी पोजीशन में रहेगा, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक के उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है इस्माइल सर, जी जी आवाज आ रही तो है। बाबू समझ में आया कि यानी बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बाद हम लोग पढ़े ऑब्जर्वेशन, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में गैलीलियो साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? गैलीलियो साहब ने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता ही रहेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। उसी को देखते हुए न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ दे दिया। उन्होंने न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ ये दिया कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में है या मोशन में है, इट विल बी कंटिन्यू, यानी वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक के उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको मिलेगा क्या? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको क्या मिलेगा?
न्यूटन साहब ने जो ये फर्स्ट लॉ दिया, इससे ये पता चला बाबू कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको क्या जानकारी मिला? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डेफिनेशन आपको मालूम हुआ। किसका डेफिनेशन मालूम हुआ? फोर्स का डेफिनेशन मालूम हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या चीज पता चला बाबू? इनर्शिया के बारे में चला, इनर्शिया के बारे, यानी न्यूटन के डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। दो चीज, यानी न्यूटन साहब ने जो पहला लॉ दिया उससे आपको क्या क्या जानकारी मिला? कि न्यूटन साहब ने कहा कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है तो वो हमेशा उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इससे क्या पता चला? कि डिफिनेशन मिल गया फोर्स का। फोर्स का डिफिनेशन क्या हुआ? कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में या रेस्ट में है तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे। यानी फोर्स क्या है? फोर्स के बारे में पता चला ना, यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना होगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना है तब भी फोर्स लगाना होगा। तो यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको फोर्स का डेफिनेशन मिला। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या मिला आपको? फोर्स का डेफिनेशन मिला। और दूसरा डेफिनेशन क्या मिला बाबू? डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है बाबू? डू यू नो अबाउट इनर्शिया? इनर्शिया का द हिंदी मीनिंग ऑफ इनर्शिया इज जड़त्व। यानी तो अगर इनर्शिया का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी रुका हुआ है या कोई भी बॉडी चल रहा है वो हमेशा उस पोजीशन में ही रहेगा, इट विल बी कंटिन्यू, यानी उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स नहीं लगाए, तो वो क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। तो इनर्शिया किसको कहते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स हम जान ही गए, इनर्शिया किसको कहते हैं वो लिखते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया किसको कहते हैं? इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट और मोशन ऑब्जेक्ट, यानी विराम अवस्था ये ऑब्जेक्ट या गतिमान वस्तु का वो वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें इट विल बी कंटिन्यू इन सेम पोजीशन unless an external force is not applied, an external unbalanced force is not applied। तो क्या पता चल बाबू कि ये प्रॉपर्टीज है किसी भी रेस वाले ऑब्जेक्ट का या मोशन वाले ऑब्जेक्ट का जिसमें इट विल बी कंटिन्यू, जिसमें वो कंटिन्यू रहेगा इन सेम पोजीशन में। अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक के उस पर क्या करते हैं? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। तो यानी का जरा अभी आपसे कोई पूछेगा कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टीज है जिसमें ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या रेस्ट में है इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, वो हमेशा उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? इनर्शिया को समझ रहे किसी को दिक्कत? सर एक बार और बोलिएगा। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टीज है जिसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन और रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में है या रेस्ट में है इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, वो उसी पोजीशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताते हैं आप साइकिल में पेडल मारते ही रहिएगा, साइकिल रुकेगी? साइकिल में पेडल मारते ही रहिएगा, साइकिल रुकेगी?
नहीं रुकेगी। नहीं जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक को नहीं लगाएंगे तब तक नहीं रुकेगी। अब कहिएगा कि सर पैडल मारना छोड़ देते तो साइकिल अपने आप रुक जाता है, तो साइकिल अपने आप नहीं रुकता है, उस पर ये दो फोर्स काम कर रहा होता है। एक तो हम तो जो फोर्स लगाए थे उसको बंद कर दिए, उसका दो फोर्स, एक तो सड़क जो होता है वो रफ होता है ना, सड़क स्मूथ सरफेस तो नहीं होता, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से वो धीरे 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 वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर फ्रिक्शन कम हटा दिया जाए, अगर उस सरफेस से फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो वो कभी नहीं रुकेगा, वो उसी पोजीशन में चलता ही जाएगा, वो उसी पोजीशन में चलता ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनर्शिया के बारे में समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हेलो, ओके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक है रेस्ट इनर्शिया, दूसरा है बाबू मोशन इनर्शिया, इसको ये भी कह सकते हैं इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट भी लिख सकते हैं, या इनर्शिया इन डायरेक्शन भी लिख, मोशन भी लिख सकते हैं। तीसरा डायरेक्शन इनर्शिया, या इसमें ऐसा भी कर सकते हैं इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया कितने तरह का हो गया बाबू? हेलो, इनर्शिया कितने तरह का हो गया? 3। एक हो गया इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। यानी इनर्शिया 3 तरह का होता है। इनर्शिया इन रेस्ट का क्या मतलब है बाबू? इनर्शिया इन रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? इनर्शिया इन रेस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इनर्शिया इन रेस्ट कहलाता है। और इनर्शिया इन मोशन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, वो उसी पोजीशन में रहेगा अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? इनर्शिया इन मोशन कहलाता है। इनर्शिया इन डायरेक्शन क्या है बाबू? इनर्शिया इन डायरेक्शन क्या है कि अब जैसे ऐसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि एक बॉलर बॉल को फेंकता है बैट्समैन की तरफ, वो बॉल उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक के बैट्समैन उसको मार करके दूसरा डायरेक्शन ना बदले, है कि नहीं है बाबू? अगर बॉल को कोई बॉल फेंकता है तो बॉल अगर मान लिया बैट्समैन से भी नहीं लगा और कीपर के हाथ से भी नहीं पकड़ा, तो वो जिस पोजीशन है उसी पोजीशन में जाएगा कि फिर कर किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा? आया ना, बताइए। उसी पोजीशन में जाता रहेगा सर, पोजीशन में जाता रहेगा। अब जैसे ऐसे एग्जांपल और बताते हैं, साइकिल चला रहे हैं, आप जो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में जब तक आप उसका हैंडल नहीं मोड़िएगा। जब तक साइकिल या बाइक का हैंडल नहीं मोड़िएगा तब तक के साइकिल उसी पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक उसका स्टीयरिंग या उसका मतलब ये हैंडल नहीं टर्न करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया इनर्शिया इन डायरेक्शन उसी को कहते हैं। तो समझ में आया बाबू कि इनर्शिया इन रेस्ट क्या है? तो रेस्ट में अगर कोई भी बॉडी है, यानी किसी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, यानी वो उसी पोजीशन में रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अब जैसे ऐसे एग्जांपल और हम एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, ठीक है, आप बस में बैठे हुए और आप अचानक ही बस स्टार्ट हो गई, अचानक ही बस स्टार्ट हो गई, तो आपको कैसा महसूस होता है बताइए? आप बस में बैठे हुए हैं, अचानक ही बस स्टार्ट हो गई, कैसा महसूस होता है आपको? या आप बस में बैठे हुए हैं, गाड़ी बस चल रही है और अचानक ही ब्रेक लगे, आपको कैसा लगता है बताइए? क्या अनुभव होता है? क्या ऑब्जर्वेशन आप करते हैं बताइए?
हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब बस में हम बैठे हुए होते हैं और बस एकाएक चलना शुरू होता है तो हम आगे की ओर ड्रॉप कर झुक जाते हैं हम आगे की ओर। क्यों? हमारा बॉडी जब रुका हुआ रहता है तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी किसमें रहता है? रेस्ट में रहता है। मगर जैसे ही बस चलता है जिसकी वजह से हमारे कमर से ऊपर वाला हिस्सा वो क्या होता है? मोशन में आ जाता है। मगर कमर से नीचे वाला हिस्सा यानी बस के संपर्क में होने की वजह से वो तो गति में हो जाता है, मगर हमारा ये बॉडी जो है वो गति वो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहता है, इसीलिए पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसे नहीं है। अब जैसे बैक इमीडिएटली आप बैक है और कोई बैक को चला दिया तो आप पीछे की ओर झुक जाते ना, पीछे की ओर झुक जाते कि नहीं जाते? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत गाड़ी चलने की वजह से आपका कमर वाला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में होने की वजह से वो तो गति में हो गया, वो तो मोशन में हो गया, मगर आपका ऊपर वाला हिस्सा वो चाहता है कि रेस्ट में ही रहे। वो चाहता है क्या? कि रेस्ट में ही रहे। मगर क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स लग जाता बाइक का, इसकी वजह से वो पीछे की ओर झुक जाता है। हो गया। एक चीज और आपको बता दे कि बड़े बड़े कंबल को आपको झाड़ना ऐसे से झाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो हाथ है वो हाथ के उखड़ने का अंका ज्यादा होता है। तो क्या करता है कि कंबल को टांग दिया जाता और मोटे स्टिक से उसको पीटा जाता है, तो जिसे क्या होता है कि उस पर लगा हुआ जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाता है और कंबल जो है साफ हो जाता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी एग्जाम्पल है इसका, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। एक चीज और बताते हैं। और दूसरा चीज जो हम क्या बोले थे, बस एकाएक चल रही है, तो बस अगर चल रही है तो उसमें बैठा हुआ सभी आदमी, सभी पर्सन क्या है? मोशन में है। और एकाएक रुकने की वजह से हमारा कमर का नीचे वाला हिस्सा तो रेस्ट में आ जाता है, मगर ऊपर वाला हिस्सा चाहता है कि हम मोशन में ही रहे, जिसकी वजह से वो आगे की ओर झुक जाता है। समझ में आया? यस सर। हेलो। अब जैसे एग्जाम्पल और हम इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो ये चीज एक चीज और हम आपको बता दें कि ये इनर्शिया के बारे में जान गए। तो आज हम आपको इतना ही फिर कंक्लूड कर दे रहे हैं कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो बाबू आज हम लोगों ने डिस्कस किया यानी कल की 2 दिनों से, यानी लॉ ऑफ फोर्स एंड ऑफ मोशन में, तो हम लोग पहला चीज जाने बाबू फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में क्या जाने? ए पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या किसी ऑब्जेक्ट को खींचना इज कॉल्ड फोर्स। वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है। फोर्स जो होता है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और दूसरा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम जो फोर्स लगाते हैं उसका डायरेक्शन मालूम है कि हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर खींच रहे हैं तो हमको मालूम है कि फोर्स इस अंदर पीछे की ओर खींचा जा रहा है, तो यानी डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है। तो यानी ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, दूसरा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद जो होता है फोर्स का पीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। फोर्स का पीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया बाबू कि फोर्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। फोर्स कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? कि अगर किसी एक बॉडी पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है और रिजल्ट 0 निकल गया, यानी कोई तब्दीली देखने को नहीं मिला, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला, तो हम कहते हैं कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स बैलेंस फोर्स है। ठीक है। दूसरा है अनबैलेंस फोर्स, यानी अगर एक ही बॉडी पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है और रिजल्ट 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स है। कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए बाबू कि गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? इसके लिए गैलीलियो ने क्या किया कि 2 इंक्लाइंड प्लेन को लगाया, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। ठीक है। एक इधर लगाया,
यानी जिस एंगल से ये इंक्लाइन प्लेन है उसी एंगल से ये इंक्लाइन प्लेन को भी लगाया गया। यहाँ से एक बॉल को गिराया गया, यहाँ से एक बहुत बड़ी मार्बल को गिराया गया, ये जाते हुए फिर ये रिवर्स यानी ऐसे कर करके ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचा, यानी जितना हाइट से ये गिराया गया, जिस हाइट से एक हाइट से गिराया गया तो ये एक हाइट तक पहुंच गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, मतलब कि इसको दोनों का एंगल ठीक है, अगर ये एंगल कम कर देते तब क्या देखते हैं, तभी ये बॉल जो है यहाँ से चल करके यहाँ से पहुंच जा रहा है। फिर हम और एंगल को छोटा कर दिया और एंगल थोड़ा हो गया, फिर हम बॉल को गिरा करके देखे तो ये एच हाइट तक ही पहुंचा, एच हाइट तक पहुंचा। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है तो वो तब तक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ये गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया, गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड होगा। इसी के बाद न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ दिया, न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ दिया, न्यूटन साहब ने फर्स्ट ये दिया कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, विच विल बी इन सेम पोजीशन, वो उसी पोजीशन में रहेगा अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन साहब ने गैलीलियो को देखते हुए, गैलीलियो ने कहा ना कि अगर कोई भी बॉडी चाहे एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं लगाएगा। तो इससे उसको सीख मिला कि वो यानी अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो उसी को देखते हुए न्यूटन ने एक लॉ दिया और जिसको कहा जा रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने उसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इट विल बी कंटिन्यू, यानी वो उसी पोजीशन में कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो मोशन के बारे में बताए, इन्होंने इसमें रेस्ट को भी बता दिया कि रेस्ट भी बता दिया और मोशन भी बता दिया कि मोशन में है या रेस्ट में है, वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। तो ये गैलीलियो यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको मालूम क्या हुआ? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको ये पता चला कि सर जब कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर तो वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। दूसरा क्या बोले, दूसरा ये पता चला सर कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है तो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। तो वो उसका क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? यानी किसी भी रेस्ट वाले बॉडी का या मोशन वाले बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है उसी को क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया दो तरह का होता है बाबू, तीन तरह का होता है। इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो उसका इनर्शिया इन रेस्ट कहलाता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ये प्रॉपर्टी मोशन वाले ऑब्जेक्ट का वो इनर्शिया इन मोशन कहलाता है। अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट का कहलाता है इनर्शिया इन डायरेक्शन कहलाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, टाइम हो गया है, ठीक है, ओके, ओके, बाय।